नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी उर्मिल कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे मेहमान होते हैं वो शख्सियत, वो हस्तियां जो अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मैं तो यही कहूँगी कि ना सिर्फ साहित्यकार हैं, वो समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग हैं, समाज की सही दिशा देने वाले, समाज को सार्थक जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं। और उनके बारे में, उनके तारुफ से पहले मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शशि प्रभा जी की। मैडम, आपने दस्तक दी, दस्तक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और मिल तुम्हारा भी, तुमने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, अच्छा लगा। तो अपना टीवी का भी धन्यवाद जी, और जस्ट टीवी के सभी दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ। और शशि प्रभा जी के बारे में मैं ये कहूँगी कि इनकी 6 काव्य संग्रह हैं, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास। इसके अलावा शशि जी जो हैं आलोचना, समीक्षा, लेख, आलेख और बहुत सारे जो हैं शोध पत्र इनके प्रकाशित होते रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में। तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, अपनी पहचान रखती हैं और राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के सभी जो हैं अवार्ड, सम्मान इनकी झोली में हैं। और आज हमारे साथ हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही एक ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगी कि साहित्यकार होने के साथ साथ शशि जी समाज सेवा करती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने खर्चे से उनकी सेवा करती हैं, कपड़े, वस्त्र, किताबें, उनका पूरा पालन पोषण करती हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। और इसके अलावा पीजीआई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको मनोबल देती हैं, उनकी प्रेरणा है, और वहाँ पर काउंसलिंग का काम भी करती हैं। तो करेंगे बहुत सारी बातें, तो शुरुआत करते हैं शशि जी से। तो मैडम, बातें करेंगे बहुत सारी, और मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ नौकरी, इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। तो ये तो बेसिक है, जरा जानकारी, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शशि प्रभा जी कहाँ से हैं। असल में हमारा परिवार तो आया है उधर मुल्तान जिला शहरोड से जी। तो मेरा जन्म हुआ है रोहतक में 1949 में जी। तो फिर उसके बाद अपना राजपुरा पंजाब में तीसरी तक शिक्षा मैंने वहां प्राप्त की। उसके बाद हम चंडीगढ़ आ गए। तो चंडीगढ़ आके बाकी सारी शिक्षा मेरी चंडीगढ़ में हुई है। तो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 18 में हायर सेकेंडरी होती थी उन दिनों। अच्छा। उसके बाद फिर बीए किया गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 11 में। फिर उसके बाद एमए किया। एमए 1 साल प्राइवेट किया और दूसरा फिर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट से जी। बहुत संघर्ष करना पड़ा जिंदगी में, तो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी कभी। क्या बात। तो पीएचडी भी की। तो जैसे मैंने 72 में एमए किया था, पहला साल मैंने किया था प्राइवेट तौर पे। अच्छा। नंबर कम थे। तो फिर उसके बाद इम्प्रूव किया जी। फिर 73 में फाइनली मेरा हो गया जी। तो उसके बाद फिर पीएचडी साथ के साथ मैंने 75 में शुरू कर दी थी। नौकरी करी पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्लर्क की नौकरी भी की। क्या बात है। तो चंडीगढ़ में ही आपका पालन पोषण, शिक्षा, नौकरी सब रहा। तो पीएचडी भी यहीं की डॉक्टर भारद्वाज जी उनके साथ। तो 80 में मैंने पीएचडी कर ली थी जी। और अभी मैं पीएचडी कर रही थी तो नौकरी भी मुझे फिर पहले क्लर्क की करते करते। तो क्या उम्र रही होगी जब प्रवक्ता की भी नौकरी भी मिल गई जी। तो क्या उम्र थी जब आपको नौकरी मिली? नौकरी मैंने 23-24 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन 25 की होते होते मुझे 25-26 की उम्र में मुझे फिर प्रवक्ता की नौकरी मिल गई। क्या बात। पंजाब में डिग्री कॉलेज में, वहीं से रिटायर हुई फिर मैं। शशि जी, ये बताइए कि
बड़ा निजी सा सवाल है, थोड़ा हाँ कोई बात संकोच भी हो रहा है, मुझे लेकिन कोई हिचक नहीं है जी, क्योंकि आपकी जिंदगी से मैं वाबस्ता हूँ। पिछले 20 सालों से मैंने आपको देखा है, जानती हूँ, आपके संघर्ष को भी मैंने देखा है। और जो संगोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज रहती है। आप हमेशा एक वहाँ के अध्यक्षा के तौर पे, कभी मुख्य अतिथि के तौर पे आपकी भूमिकाएं रही हैं। और मैंने आपका वो दौर भी देखा है जब आपका संघर्ष भरा जीवन था, आपको कैंसर हुआ था, और इसके बारे में आपने किताब भी लिखी है, और 16 साल हो गए हैं आपको ठीक हुए। तो आप तो एक योद्धा भी हैं कि जिसने कैंसर को मात दी। और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखिए साहित्यिक परिचय होता है, कविताएं सुनते हैं और साहित्यिक परिचय भी होता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम औपचारिक बातें करते हैं, लेकिन आज आपके निजी अनुभव जानना चाहती हूँ कि तो वो दौर क्या था कि जब आपको पता चला कि कैंसर है, तो कैसे आपने खुद को लेके चले? मुझे पता चल गया था जैसे फरवरी मार्च के महीने में पता चला मुझे। तो मेरी एक सहेली को मेरे से पहले हुआ था, तो उसका दिमाग में तो था, मेरे मिलते जुलते थे, तो भी क्या उसके चिन्ह क्या होते हैं, सिंबल्स क्या, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं जी। तो ऐसे ही नहाते नहाते मुझे भी लगा कि मेरे भी कुछ है ऐसा, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में। तो फिर मैंने अपने भाभीियों को भी बताया कि मुझे कुछ लगता है, गांठ हाँ नीचे की तरफ। तो फिर मैंने पहले तो 22 में दिखाया, वहां उन्होंने कहा कुछ नहीं है। फिर पीजीआई में, तो उस दौरान अभी मैंने पीजीआई में दिखाने से पहले हम किसी यात्रा पर भी गए थे, साहित्यिक सम्मेलन में। तो आकर के फिर मैंने वो दिखाया उसको। लेकिन तो वो क्या घड़ियां थी? पता चल गया था मेरे को। पता चलने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि सेकंड स्टेज थी, सेकंड थर्ड के बीच में। तो मैंने उनसे पूछा था, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो, मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब मैं चेकअप कराने गई थी तो मैं अकेली गई थी, किसी को साथ लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा था मैंने चेकअप ही तो कराना है जी। और पहली बार गई मैं 8:30 बजे की गई हुई, 4 बजे फ्री हुई थी। तो सब कुछ मैंने उसी दिन, मेरी बायोप्सी भी हुई उसी दिन, सारा हुआ। तो उसके बाद फिर वो पेपर भी चल रहे थे, तो पेपर भी मैंने चेक किए, तकरीबन 300-400 आंसर बुक्स चेक की बीए की। तो मुझे पता लग गया था, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या सिचुएशन है, वो कहते भी ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया जी। तो कहते हैं कि कीमो में पता लगा कि जब कीमो लगती है तो बाल झड़ जाते हैं। तो फिर मैंने पहले ही बाल कटवा दिए थे अपने, अच्छा, छोटे करा दिए थे बाल। तो फिर बड़े आराम से 8.5 महीने मेरा इलाज चला जी। पहले कीमो हुई, 6 कीमो हुई, कीमो में ही मेरा वो था अपना मेल्ट हो गया था। फिर ऑपरेशन हुआ, फिर रेडियोथेरेपी हुई। लेकिन आप एक साहित्यकार हैं और आप एक दृढ़ निश्चयी महिला हैं, तो आपने क्या संबल दिया खुद को उस घड़ी में? मैंने एक बात मैं सोचती होती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मौत से तो डरने की कोई बात है ही नहीं जी। ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि मौत हो जाती तो हो जाती, तो उसमें क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, ठीक होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो अगर जितना हमारे से प्रकृति ने काम लेना है जी, वो अगर लेना है तो मैं बच जाऊंगी, नहीं लेना तो फिर से कोई बात। मतलब आपने ये सोच लिया कि मरना तो है ही, एक दिन तो मरना ही है, तो क्या डरना, क्या डर, इलाज कराना हमारे हाथ जी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमें कोई किसी बीमारी का पता चलता है और हम खुद को ये कह दें कि मरना तो एक दिन है ही, चलो फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं और जीतते हैं इस मुश्किल से। ऐसी जो है, ऐसी एक तरह से दृढ़ इच्छा हर किसी के पास नहीं होती। शशि जी, ये तो रहा वो पक्ष, वो समय जब आपने कैंसर से जीत हासिल की, कैंसर को हराया और अपने मनोबल से, दृढ़ संकल्प से। और साथ ही अब दूसरा सवाल है, जी हाँ, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप रूढ़िवादी सोच को
बदलती हैं और आपने इतिहास को बदलने की, आपने जो समय है, मैं कहूँगी परंपराओं को बदलने की बात कहती हैं। परंपराओं का, वो परंपराएं जो जीवन को बोझिल बनाती हैं, जीवन को जकड़ती हैं, ऐसी परंपराएं, उनसे मुक्ति की बात करते हैं आप। तो सवाल दाग रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी पूछिए। आपने शादी नहीं करी। हाँ। तो देखिए, मैंने आपका वो 20 साल पहले भी मैंने आपको देखा था, आप बेहद खूबसूरत थी। तो क्या किसी का आप पे दिल नहीं आया, या आपका किसी पे दिल नहीं आया? क्या स्थिति थी, आपने शादी नहीं करी? क्या वजह रही आपने? ऐसा है कि मैं ये नहीं मानती कि शादी ना करने का कारण सिर्फ यही होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिसको आप कहती है ना प्रेम, जी, प्रेम एक एहसास होता है जी। प्रेम में कोई ये नहीं होता कि शादी कर लेना। शादी को मैं प्रेम नहीं मानती। क्या बात है ना। तो शादी एक अलग चीज है, और शादी जिंदगी का एक पड़ाव है, शादी जिंदगी का उद्देश्य नहीं। क्या बात। मैंने कभी ये नहीं माना कि शादी जिंदगी का उद्देश्य है, लेकिन लोग ज्यादातर ये मान के चलते हैं कि आखिर शादी तो कि भाई लड़की जवान हो गई, हाँ, शादी तो लड़की हो लड़का हो, शादी तो शादी कर दो, हाँ, शादी तो होनी ही है। तो ऐसा मान के मैं नहीं चलती जी। तो जहां तक किसी पे दिल आने की, मैंने ये सोच लिया कि ऐसे जैसे ना आए हैं बहुत लोग, लेकिन मैंने कभी इस तरह किसी को अपने ऐसा नहीं महसूस किया कि कोई मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मुझे लगा ही नहीं कोई। अगर लगा भी होता तो भी शायद शादी तो मैं फिर भी नहीं करती, कि मैंने जिंदगी पहले ही सोच लिया था कि शादी नहीं करनी, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी देखा है, अपनी माँ की जिंदगी को भी देखा, अपनी बहनों की जिंदगी को भी देखा है। मुझे लगता है कि सिर्फ परंपरा के लिए हम कोई काम कर लें, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपने परिवार को पूरी तरह कह दिया था कि शादी नहीं करनी मेरे। असल में शादी एक बंधन है। मैं बंधन भी नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि आपकी इच्छा है। मुझे लगा था कि आपको जो भी काम करना होता है ना, पहले सोचना चाहिए जी अपने व्यक्तित्व के बारे में जी, कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। तो मुझे पता था कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अगर मुझे लगा कि मेरा व्यक्तित्व इस तरह का है कि मैं जिंदगी में उस तरह समझौते नहीं कर सकती, अपनी इच्छाओं का, मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती। क्या बात है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, तो शायद मैं किसी के साथ उस तरह समझौता ना कर पाऊं। तो किसी की जिंदगी को खराब करने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी जिंदगी अपने आप जी जाए। और मेरे माता पिता जब जिंदा थे तब से मैंने अलग रहना शुरू कर दिया था, अपनी जिंदगी अपना किराए पे घर लेके जी। लेकिन हमारे परिवार की एक बहुत अच्छी बात जो है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, मेरा साथ दिया। और मैंने उनको पूरी तरह स्पष्ट कह दिया कि मैंने रहना तो अपनी मर्जी से ही, अगर आप मेरी शादी करोगे तो फिर उसके बाद आपके साथ मेरा लिंक टूट जाएगा। मैं वहां रहूं ना रहूं, मेरी बने ना बने, ये मेरे ऊपर है, आपका बीच में कोई दखल नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने, मतलब आप ये देखिए कि मुझे कभी किसी लड़के के साथ, या मेरे माता पिता ने फिर लड़का ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। तो उन्होंने मेरे को मेरे फैसले के साथ उन्होंने आपका साथ सहमति दे दी। और मेरे पिता, उन्होंने भी, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे परिवार में हम किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, और लेकिन सहयोग करते। शादी को आप क्या कहते हैं? अगर आप शादी को सही मायने में, अगर शादी मतलब मेरे हिसाब से शादी तो एक, वही मैंने कहा कि पड़ाव है, समझौता है, अनुबंध है, और जिंदगी का पड़ाव है। मैं विरोध नहीं करती शादी का, मैं विरोध नहीं करती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं। अब ये मानकर मत चलिए कि शादी मुझे जरूर करनी ही करनी है। अपने आप को देखिए पहले, क्या आप रिश्ते को हम निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर करते हैं तो फिर निभाना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि अगर शादी करिए फिर कोशिश करिए, निभाइए। ये नहीं कि आज की तरह छोटी छोटी बात पे फिर आप डाइवोर्स हो, ये भी अच्छी बात नहीं, फिर अलग हो जाए, वो भी नहीं है। हाँ, पानी सिर के ऊपर से चला जाए बात अलग है। अगर करते हैं तो फिर कोशिश करिए, निभाइए, नहीं तो फिर मत करिए। मैं तो यही कहूंगी कि या तो मत करिए, या करिए तो फिर निभाने की कोशिश करें। लेकिन ये कहाँ पता चलता है कि निभा पाएंगे कि नहीं? अपने आप को तो हम समझते, आपको पता था कि मैं नहीं कर सकती।
हाँ, मैंने अमूमन किसी भी फिल्म- अमूमन हमारे समाज में क्या होता है कि माँ बाप को है कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है, माँ बाप की इच्छा से शादी कर ली, फिर पति को जो पसंद है फिर वो करो, फिर बाद में बेटे को जो पसंद है उनके मुताबिक रहो। हमारे समाज में औरत का जीवन अपने मुताबिक कम ही चलता है, चलता चलाने की कोशिश कहाँ करती। मेरी एक कहानी है, उसमें जो नायिका है ना, वो कहती है ना, उसके अपनी माँ को भी मैंने शादी नहीं करनी, तो वो कहती कि बेटियां तो राजा रानी ने नहीं रखी। हाँ। तो फिर वो लड़की क्या जवाब देती, कहती लड़कियां रहना चाहती तब तो रखते ना माँ और बाप, एक जब कहावत और लड़की नहीं है। रहना चाहती तो माँ बाप को इसमें क्या। शायद एक कहावत और है कि बेटी तो गरीब की भी ब्याही जाती है। वो ऐसे ऐसी बनाई गई बातें हैं ना, महिलाओं को और तो कमजोर। बात तो ये कि मुझे देखना कि मेरा व्यक्तित्व कैसा, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान तो मेरे लिए सबसे जरूरी है, मेरी पहचान। मैं किसी के साथ जुड़कर अपने नाम को नहीं आगे बढ़ाना चाहती, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए बस। क्या बात है। तो बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, करेंगे बहुत सारी बातें। तो कुछ कविताओं पे आते हैं। आपकी जो पहली कविता आपने कब लिखी, कौन है आपकी प्रेरणा? चलो प्रेरणा पे बात करते हैं, कौन है? नहीं देखिए, कविता तो इसमें कोई प्रेरणा की बात नहीं होती। मुझे पढ़ने का शुरू शौक था बहुत। हमारे परिवार में भी ऐसा वातावरण था। मेरे पिताजी ही ने हमें बचपन से अच्छा पत्रिकाएं लगवा के दी थी, उनको शौक था। क्या बात है। और उन्होंने पत्रिकाएं, चंदा मामा वगैरह इस तरह की हम शुरू से बच्चों के हिसाब से वो लगवा के दिए थे उन्होंने। अखबारें लगवा के दी हिंदी की। तो जब हम बड़े हुए तो भी वो हमें बकायदा लाइब्रेरी से अच्छी किताबें ला के देते। ये बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के लिए घर में वो माहौल होना। तो मैंने लिखना तो वैसे बीए से ही शुरू कर दिया था। मेरे कुछ लेख छपे, लेकिन वो भी परंपराओं के विरुद्ध ही थे जी। इसी तरह की चीजें थी। तो भले ही परंपराओं के विरुद्ध आपने काम नहीं किया, कह सकते, लेकिन मेरी निजी सोच थी। मेरी निजी सोच, जिस रिश्ते को आप निभा नहीं सकते। नहीं, वहाँ वो भी वैसे भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे किसी की लेडी औरत का किसी से संबंध हो जाता है, वे विडो है या पति ने छोड़ दिया, तो उसका किसके संबंध होगा, तो समाज उस पर बातें करता है। तो मैं उसका थोड़ा सा अलग हटके लिखती थी उसमें। ओके। तो उस तरह का मेरा, जैसे औरतों के बारे में इस तरह के मेरे लेख छपे। तो किसी की मर्जी से, माता पिता की मर्जी से शादी कर लेना, उस विषय पर मैंने लिखा। तो इस तरह के मेरे लेख छपते थे। तो कविताएं तो ऐसे थोड़ी बहुत लिखती थी, छपाई मैं बड़ी ना अंतर्मुखी थी जी। मैं कविताएं पढ़ के सुनाने से शर्म बहुत महसूस करती जी। अक्सर होता है ये। तो इस तरह से फिर मैंने बीच में मैं समाज सेवा में ज्यादा आ गई, तो लेखन में 15 साल का अंतराल आ गया। तो 2003 से फिर मैंने निरंतरता आई लेखन में। शशि जी, कैंसर के बारे में बात हुई, आपका जो निजी जीवन है, विवाह नहीं किया, इस पे भी आपने बहुत सही, बड़े दार्शनिक तरीके से आपने जीवन को लिया है कि जब हम कहीं समझौता नहीं कर सकते, किसी के मुताबिक नहीं जी सकते, तो हमें उस रिश्ते को जो है कबूल ही नहीं करना चाहिए, अपनी शर्तों पे, अपने नियम से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। बहुत ही सही है आपकी बात। लेकिन अब कविताओं पे तो बात करेंगे, इतनी सारी किताबें हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बातों से ही हम ऐसे रहें। तो कविताओं से सिलसिला शुरू करते हैं। तो चाहती हूँ कि कोई कविता जो आपके दिल के करीब है। मेरी विचारधारा के जी अनुसार है कविता। जी जी। लेकिन आपसे विचारधारा जो हुई है आज, आपकी विचारधारा जानने का मुझे मौका मिला है। मेरी शादी के 25 साल बाद मिला है, पहले मिले होते तो मैं भी नहीं करती। तो मुझे तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, नहीं मुझे दुख भी हो ऐसा बहुत लोगों ने कहा। मेरे एक कुलीग थे, उन्होंने कहा कि मुझे आप पहले मिले होते तो मैं शादी नहीं, मैंने तो इसलिए शादी कर ली कि करनी ही करनी है। नहीं, शादी इसलिए कि हमें लगता है कि हमारे समाज में ये परंपरा है, हम निभाते हैं, है ना। अच्छा, फिर शादी से पहले पिता को क्या, माता पिता को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, इस चीज का ध्यान रखें। शादी के बाद ससुराल में क्या नहीं करना है ना, क्या करना है, ये जिम्मेदारी रहती है। तो मैं अपने आप को तो पहचानती नहीं ना, मुझे भी क्या करना है। लेकिन अब मुझे दुख होना शुरू हो गया कि मैं अपने, अब मुझे भी, मेरी एक अपनी जिंदगी है है ना, मेरी एक अपनी पहचान है। तो उस पर मैं ये कविता है, इसका शीर्षक है मैं ही रहूंगी। क्या बात, मैं ही रहूंगी जी। तुम पुकारोगे तो चली आऊंगी, तुम पुकारोगे तो चली आऊंगी, मगर भ्रम में मत रहना
कि विलय कर दूंगी स्वयं को तुम्हारे अस्तित्व में। भ्रम में मत रहना कि विलय कर दूंगी स्वयं को तुम्हारे अस्तित्व में और तुम हो जाऊंगी, और तुम हो जाऊंगी। क्या बात। ऐसा सिर्फ ख्यालों में होता है, ऐसा सिर्फ ख्यालों में होता है, आदर्शों में होता है। और जीवन ख्याल नहीं ना आदर्श ही। क्या बात। और जीवन ख्याल नहीं ना आदर्श ही व्यवहारिक सत्य है जी। जीवन व्यवहारिक सत्य है। हर जीवन की होती हैं कुछ उम्मीदें जी। हर जीवन की होती हैं कुछ उम्मीदें और साथ ही सच्चाइयां जी। तन मन की भूख और अपेक्षाएं। जी। हर जीवन की होती हैं कुछ उम्मीदें, सपने और साथ ही सच्चाइयां, तन मन की भूख और अपेक्षाएं। जी। कैसे हो विलय किसी का किसी में, कैसे हो विलय किसी का किसी में। मैं इनसे ऊपर उठ जाऊं, मैं इनसे ऊपर उठ जाऊं, हो जाऊंगी उस परम सत्ता के आसन पर आसीन। मैं इनसे ऊपर उठ जाऊं, हो जाऊंगी उस परम सत्ता के आसन पर आसीन। ऐसा ना कोई हुआ ना होगा जी। ऐसा ना कोई हुआ ना होगा। मैं ही रहूंगी। क्या बात। मैं ही रहूंगी, तुम नहीं हो पाऊंगी। मैं ही रहूंगी, तुम नहीं हो पाऊंगी। पुकारोगे तो चली आऊंगी, अपनी उम्मीदों, अपेक्षाओं, सपनों, तन और मन की भूख को साथ लिए। जी। तुम पुकारोगे तो चली आऊंगी, अपनी उम्मीदों, अपेक्षाओं, सपनों, तन और मन की भूख को साथ लिए। अपना पाओगे तो चली आऊंगी, अपना पाओगे तो चली आऊंगी। लेकिन मैं जो है वो तुम नहीं हो पाऊंगी। हाँ, तुम नहीं हो। मैं को मैं ही रहना मैं चाहिए। ही रहना। क्या बात है। खुद का अस्तित्व खत्म ना हो, इसकी पैरोकार है आप। इसकी पैरोकार हूँ मैं। जी जी, बहुत खूब। एक कविता के लिए और विनती करती हूँ। हाँ, एक दूसरी कविता है जी। तलाश किसी अपने की। जी। आज मानव को तलाश किसी अपने की। जी। आज मानव को तलाश किसी अपने की, जो चीन ले, चीन शब्द है, जो चीन ले, जान ले मन की गंध। जी। मन की गंध। चीन ले, पहचान ले, पहचान ले, चिन्हना, पहचान। हाँ, चिन्हना। चीन ले, जान ले मन की गंध। मन जब समर्पित हो, मन जब समर्पित हो तन से बहुत दूर। क्या बात है। मन जब समर्पित हो तन से बहुत दूर, अचीनी गहराइयों में, अचीनी बिन पहचानी जी, अचीनी गहराइयों में कुछ ठोस भाव खामोशी से गुनगुनाते हैं जी। मन जब समर्पित हो तन से बहुत दूर, अचीनी गहराइयों में कुछ ठोस भाव खामोशी से गुनगुनाते हैं। मन ही जान पाता है वह अनकही बात जी। मन ही जान पाता है वह अनकही बात। पर तभी जब मन मन में लीन होता है जी। जब मन मन में लीन होता है, तलीनता का एहसास हर धड़कन में होता है। तलीनता का एहसास हर धड़कन में होता है। तो मैं प्यार को ना शरीर से नहीं जोड़ती। क्या बात है। एहसास की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एहसास को लेकर भी आपने कुछ बात ऐसी है कि जो साहित्य आप पढ़ते हैं, आप बात कर रहे थे, दो जिक्र आए थे कि उनको पढ़ना आपने काफी पसंद है, उस पर बात कीजिए। मुझे ना असल में सिर्फ रचनात्मक साहित्य पढ़ने में ही उतनी नहीं, वो तो मैं पढ़ती और गंभीर पढ़ती, मैं हल्का साहित्य नहीं पढ़ती। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, दर्शन शास्त्र, इवन मुझे इसमें इतिहास में बहुत दिलचस्पी है जी। और ये अपना समाज शास्त्र है जी। तो मैं इन सारी चीजों को पढ़ना पसंद करती हूँ। तो उस स्तर पर मैं मतलब अपने लेखन में भी फिर उन चीजों को मैं चाहती हूँ कि कोई हम अगर लिखे ना तो नया कुछ दे जी। ऐसे नहीं परंपरावादी चीजें या नया विचार दे। सिमोन सात्रे के बारे में, सिमोन सात्रे के बारे में ऐसा है कि मैंने ये किताब खरीदी थी। वो जहाँ पर मेरा दिलचस्पी है ना इसमें, थॉट में जी जी। तो इसलिए मैं पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी दर्शन शास्त्र, अपना भारतीय दर्शन शास्त्र, इसको भी मैं पढ़ती रहती जी। तो
जहाँपाल सात्रे जिसका दर्शन है अस्तित्ववाद, इसको मेरा परिचय हुआ जब मैं पीएचडी कर रही थी जी। जहाँपाल सात्रे जिसका दर्शन है अस्तित्ववाद, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस जी, है ना। तो वो उसको मुझे बहुत पसंद आया जी। तो जहाँपाल सात्रे के साथ फिर बाद में मुझे पता चला एक उसकी दोस्त थी सिमोन दी बोगवार जी। सिमोन दी बोगवार जो है ना जी, वो उसकी दोस्त रही उम्र भर जी, दोनों की दोस्ती रही। तो वो भी एक विद्रोहिणी थी और उसने पुस्तक लिखी थी उसकी द सेकंड सेक्स। अच्छा, द सेकंड सेक्स जी। तो फिर उसका प्रभा खेतान ने हिंदी में अनुवाद किया है उपेक्षिता, नारी उपेक्षिता। उपेक्षिता तो उसमें उसने तकरीबन सारे संसार की नारियों की क्या स्थिति रही है समय समय पर उस पर बात किया। बहुत अच्छी किताब है, तो वो मैंने पढ़ी। मतलब और मेरे ख्याल से उसने विवाह के बाद भी स्त्री के लिए जो उपमाएं दी हैं और जो बात कही है, उसने बातें कही हैं कि औरत आदमी जो है ना वो औरत को गहने कपड़े दे के पार्टियों में वो खुश हो जाती है, दुरुपयोग करता ही है, वो खुश हो जाती है, उसको लगता है कि इसी में ही जिंदगी। तो वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कम करती है, और जो करती हैं फिर उसको उनके साथ जो होता है समाज में, वो ये सिर्फ नहीं कि हमारे समाज की बात नहीं है, सभी जगह उसने सारे संसार की औरतों के बारे में बात की। इवन उसने वैश्याओं के बारे में बात की जी। उसने कहा कि वैश्याएं ज्यादा स्वतंत्र हैं विवाहित महिलाओं के बारे जी। एक बार सारिका में विशेष तौर पर एक अंक आया था जी वैश्याओं के बारे में जी। तो कई वेश्याएं तो बड़ी खुश हैं अपनी, जो कहता हम तो ज्यादा सही हैं इनके मुकाबले। कहानियां भी पढ़ी मैंने इस तरह की कि विवाहित औरतें तो जो है अपना सब कुछ देकर भी उनको वो चीज नहीं मिलती जो हमें मिलती है, और उनको पैसा भी मिलता जी। तो इस तरह की वो सिमोन जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और वो पुस्तक पढ़ करके जी, तो इस तरह मुझे मतलब कहीं ना कहीं कोई भी दर्शन शास्त्र हो, जीवन दर्शन हो, या फिर कोई भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये बात आती है कि महिलाएं जो हैं वो अपने मुताबिक जिंदगी नहीं जी पाती हैं। पहले पिता के मुताबिक, उसके बाद पति के मुताबिक, फिर बेटे के मुताबिक, उसको दूसरों के मुताबिक जीना पड़ता है। जीना चाहती नहीं है, मैं ये कहती जीना चाहती नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आती नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। क्या बात है ना? तो शशि जी ये बताइए कि आप नारी शक्ति के लिए एक मिसाल है, आप क्रांतिकारी विचारधारा की हैं, औरतों के, महिलाओं को उनकी सोच, उनकी ज़िंदगी बदलने का आप जो है हुनर सिखाती हैं, समझाती हैं कि जीवन हमें एक बार मिला है तो उसे अपने मुताबिक भी जियो। बहुत आप सही कहते हैं, और ऐसी सोच रूढ़िवादिता से हटके आप बात कहते हैं। तो साहित्यकार के तौर पे आप जो है हमारे जस्ट टीवी देख रही जो हमारी दर्शक है महिलाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देती हैं? एक कविता है मेरी जी, जब तुम्हारे पास पैर हैं। अच्छा, जब तुम्हारे पास पैर हैं चढ़ती हो क्यों किसी के पैरों पर। अच्छा, जब तुम्हारे पास पैर हैं चढ़ती हो क्यों किसी के पैरों पर, चल नहीं पाती समानांतर। क्या बात है, चल नहीं पाती समानांतर, पालो मत भ्रम पैरों पर किसी के सुरक्षित हो तुम। जी क्या बात है। पालो मत भ्रम पैरों पर किसी के सुरक्षित हो तुम, धरती से ठोस होता नहीं कुछ भी। क्या बात है, धरती से ठोस होता नहीं कुछ भी, पैर अपने ही रखो धरती पर। क्या बात है, पैर अपने ही रखो धरती पर, डरो मत, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। यानी अपने पैरों पर यकीन करो, दूसरों के पैरों पे मत, उनके पैरों से मत चलो। क्या बात है। और तो, दूसरा इसी में आप जी जी और आगे कविता इसी में है। जी जी सुनाइए। तो मतलब हम हमेशा पुरुष के अधीन होकर के ही रहने की कोशिश करती हैं जी। तो उस पर मेरी कविता है जी, तुम मुझे नकार नहीं सकते। तुम मुझे नकार नहीं सकते, मतलब शीर्षक है कविता का, केवल धरती ही नहीं। कहते हैं धरती औरत है और पुरुष आसमान, आकाश जी। केवल धरती ही नहीं, तुम मुझे नकार नहीं सकते, बीज को धारण करने का आधार हूं मैं।
तुम मुझे नकार नहीं सकते। बीज को धारण करने का आधार हूं मैं धरती हूं, मैं मिट्टी हूं। क्या बात है। मैं धरती हूं, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी में पनपता अंकुर। क्या बात है। मिट्टी में पनपता अंकुर आकार लेता समृद्ध होता। मिट्टी में पनपता अंकुर आकार लेता समृद्ध होता। आधार तो मिट्टी ही रहता। आधार तो मिट्टी ही रहता। केवल धरती ही नहीं, केवल धरती ही नहीं, तुम्हारे मन के सागर में मैं एक हिलोर भी। जी। तुम्हारे मन के सागर में मैं एक हिलोर भी। जी। नाजुक सी मंचली। जी। नाजुक सी मंचली। मैं तुम्हारा साध्य हूँ। जी। मैं तुम्हारा साध्य हूँ। मैं तुम्हारी साधना। जी। मैं तुम्हारा साध्य हूँ, मैं तुम्हारी साधना। तुम पुरुष, मैं प्रकृति। जी। तुम पुरुष, मैं प्रकृति। शिव हो तुम शक्ति में। क्या बात है। शिव हो तुम शक्ति में। नकार नहीं सकते तुम मुझे। नकार नहीं सकते तुम मुझे। नकारोगे आधे अधूरे रहोगे। क्या बात है। नकारोगे आधे अधूरे रहोगे। थकोगे भटकोगे लड़खड़ाओगे। थकोगे भटकोगे लड़खड़ाओगे। किसकी गोद में सिर रख सुकून का एहसास पाओगे। क्या किसकी बात गोद में मतलब महिला ने इसमें जो आपके भीतर की जो नारी है उसने कविता के माध्यम से ये अभिव्यक्त कर दिया है कि मेरा वजूद समझो, मैं क्या हूँ, मेरी वजह से ही तुम्हारा वंश है, सब कुछ है। जी। तो मैं मतलब पुरुष को ना एक सहयात्री के रूप में, सहयात्री मतलब पति जैसा टैग, हस्बैंड जैसा टैग चाहती हूँ, ना कि पति के रूप में, मतलब बंधन के रूप में। इसको बैंड कहते हैं, जीवन साथी। हाँ, बैंड नहीं, मैं इसको बनाना, बैंड नहीं बनाना चाहते। कोई मतलब आपके क्या आपको कोई पसंद है, ठीक है, चलिए उसके साथ, लेकिन सहयात्री है वो। तो मैं उसमें ना कोई बंधन भी नहीं मानती, और ये मैं कोई सीमाएं नहीं है जी। आपके अपने ऊपर, आप उस किसी के साथ किस हद तक रिलेशन रखना चाहते हैं। क्या बात है। तो मैं कोई जी मतलब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, सीमाएं नहीं। जी। और मुझे बात करनी है एक किताब के बारे में। जो आपने कैंसर से ठीक होने के बाद लिखी थी, वो किताब आपकी इधर ही है। जी, इधर ही है। ये है जी। ये मैं दिखाना चाहती हूँ ये किताब, और ये पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है। जी जी। ये इस किताब के बारे में बताइए कि लाइए मैं दीदी अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि ये किताब है महिलाओं में स्तन कैंसर किस तरह से होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो तमाम जानकारी इसमें दर्ज है। क्योंकि ये किताब जो है मैडम शशि जी ने लिखी है, और वो यातनाएं भी झेली हैं, उस दौर से गुजरी हैं शशि जी, और तब ये किताब मुकम्मल हुई है। और बहुत ही मतलब मैं तो कहती हूँ प्रेरणा है इसमें, जीवन दर्शन भी है और अनुभव भी है शशि जी के इसमें। तो इस किताब को लिख के आपने कुछ तथ्य और सुझाव इस किताब में दिए हैं। ये तमाम जानकारियाँ इस किताब में हैं कि भाई स्तन कैंसर से कैसे महिलाओं को बचना चाहिए, डू एंड डोंट्स हैं इसमें। और मुझे एक सवाल और करना है कि आप पीजीआई में जो कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं उनकी आप काउंसलिंग करती हैं, महिलाओं की या सभी की? महिलाओं के। हमारा जो मुख्य तो विषय रहता है महिलाओं में स्तन ब्रेस्ट कैंसर। जी जी। लेकिन अगर वहाँ दूसरे भी मरीज होते हैं तो हम बात तो उनसे भी करते हैं। तो उनको काउंसलिंग करते हैं तो क्या ध्येय रहता है आपका, क्या मकसद होता है? हमारा उद्देश्य ये रहता है, हमारे डॉक्टर गुरप्रीत थे जिन्होंने मेरा इलाज किया जी, तो उन्होंने ही मुझे ये किताब लिखने की भी प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि आप हैं रचनाकार हैं तो लिखिए अपने अनुभव पर किताब। बहुत खूब। हाँ, तो उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये लिखी है किताब जी। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है औरतों को इस तरह से उनको प्रेरित करना कि वो डरे नहीं, बस कि अगर बीमार होता ये है कि जब ये पता लगता है ना बीमारी का कि ये कैंसर है तो लोग पहले से ही रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। और जिनको होता है उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं वो डिमोरलाइज करते हैं, लोग आसपास के लोग डिमोरलाइज करते हैं, उनको लगता है कि बस अब तो ये बंदा गया। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है उनके साथ जाकर के बातचीत करना, उनको समझाना कि कैंसर होना मौत का आना नहीं है जी। तो इसलिए हम उनको अपना उदाहरण पेश करते हैं। अब जैसे मुझे 16 साल हो गए, अब मैं जिसके सामने जाऊंगी तो उसको तो मिलेगा ना तरह का
उसको हौसला मिलेगा कि भाई देखो इनको भी था और आज ये बिल्कुल ठीक है। तो हम ये बताते हैं उनको कि कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाता है। फिर उनको हम बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज खानी, डाइट के बारे में बताते हैं, जीवन शैली के बारे में बताते हैं। हम बताते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत रखो अपनी और बिजी रहो। जी, मैंने उन दिनों में भी लिखा है, जिन दिनों मेरा इलाज चल रहा था उन दिनों में भी लिखा है, ताकि ध्यान 2006 में हुआ था। मेरी 2-3 किताबें आई थी, उसके बाद मेरी 7-8 किताबें आई। जी जी। तो उन दिनों में मैंने खास तौर पर लेख भी लिखे। जी। तो व्यस्त रहिए बस, ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, आप बीमार नहीं हैं। क्या बात है, मतलब ये मत सोचिए कि बीमार हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि आज हमारे साथ जो हस्ती, जो शख्सियत हमारे साथ है, जो महिला शक्ति है, एक सशक्त महिला हमारे साथ हैं, उनसे हमने जाना कि हमें इतनी भयानक, इतनी मतलब इस दौर से गुजर कर भी हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं अपने हौसलों से, दिल को मजबूत करके, जीवन शैली को बदल कर। और साथ ही आपने उनका साहित्य दर्शन भी सुना कि महिलाओं को अपनी अहमियत को समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार, क्रांतिकारी महिला थी आज हमारे साथ शशि जी। आप स्टूडियो में आए, आपने दस्तक में दस्तक दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जस्ट टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं कहूंगी कि अभी हमारी बहुत बातें अधूरी हैं, रह गई है, एक मुलाकात फिर कभी सही, महिला सशक्तिकरण पर तो बात बहुत हो सकती है। जी बिल्कुल, करेंगे जरूर। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज आप हमारे मेहमान से मिलकर बेहद प्रभावित हुए होंगे, काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मैं फिर जल्द लौटूंगी एक और मेहमान के साथ लेकर दस्तक। तो अब दीजिए अनुमति, प्रणाम।